विद्यार्थियों, आज का चर्चा का विषय है कृत्रिम उपग्रह क्या है और ये जो कृत्रिम उपग्रह हैं इनकी उपयोगिता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम कृत्रिम उपग्रह क्या है इसकी परिभाषा स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इस चित्र की सहायता से परिभाषा स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। ये यहाँ लाइन है, ये इससे ऊपर ये स्पेस दिखाया गया है इस डायग्राम में। यहाँ ये वायुमंडल दिखाया गया है और वायुमंडल के नीचे जो आपके लैंड फीचर्स हैं वो दिखाए गए हैं। और ये क्या है, सैटेलाइट की ऑब्जर्वेशन दिखाई गई है। सैटेलाइट कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ देख रहा है, प्रेक्षण कर रहा है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कृत्रिम उपग्रह किसने बनाए? ये मनुष्य ने बनाए। सैटेलाइट किस द्वारा निर्मित है? मानव निर्मित है। क्या कर रहे हैं ये? पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करके क्या काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं दूर संवेदन का। तो अब तीन बातों को जोड़ दीजिए। क्या है ये? मानव निर्मित प्लेटफार्म है। मानव निर्मित प्लेटफार्म है। प्लेटफार्म क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें दूर संवेदन के यंत्र लगे हैं। प्लेटफार्म की चर्चा पहले भी आई थी। संवेदक लगे हैं, मानव निर्मित प्लेटफार्म है। ये क्या कर रहे हैं? क्या क्या काम कर रहे हैं? परिक्रमा करते हुए दूर संवेदन का काम कर रहे हैं। अब तीनों पक्षों को जोड़कर हम परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। कृत्रिम उपग्रह वे मानव निर्मित प्लेटफार्म है जो निरंतर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं और दूर संवेदन का काम कर रहे हैं। या ये भी कह सकते हैं, ये वे मानव निर्मित प्लेटफार्म है जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए दूर संवेदन का काम कर रहे हैं। ये लगातार आपका जो लैंड फीचर्स है, आपका जो धरातलीय स्थल स्वरूप है, आपके जो संसाधन हैं या आपकी भूमि पर जो समस्याएं हैं उन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ये जो लाइन खींची गई है ये नजर बनाए रखने की खींची गई है। इसको टेक्निकल वर्ड में अगर कहें प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन, यानी ये सैटेलाइट लगातार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। किसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? हमारे जो स्थल स्वरूप है, लैंड फीचर्स है, उनकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। धरती पर जो संसाधन है उनकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। धरती पर जो समस्या है उनकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एटमॉस्फेरिक कंडीशन की, वायुमंडलीय दशाओं की भी ऑब्जर्वेशन कर रही हैं। और वायुमंडलीय दशाओं के अतिरिक्त जो समुद्री दशाएं हैं उनकी भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। यानी पहले आपको सिंपली परिभाषा देनी है, फिर थोड़ा सा खोल के लिखना है कि ये सैटेलाइट क्या काम कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। किसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? चित्र से स्पष्ट है। लैंड फीचर्स की, रिसोर्सेज की, जियो प्रॉब्लम्स की, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की और ओशनिक कंडीशन की। नीचे भी बिल्कुल आपको ताकि आपको याद रहे ये लिखा है, व्हाट इट इज मींस। किसके बारे में बात हो रही है? सैटेलाइट के बारे में बात हो रही है। इसमें परिभाषित करते हुए क्या तीन पक्ष ध्यान रखने हैं? मानव निर्मित प्लेटफार्म, परिक्रमा, सुदूर संवेदन। यानी अगर आप चित्र आपके मानस पटल पर अंकित हो गया हो तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं तीन वर्ड्स का परिभाषा देने के लिए। कृत्रिम उपग्रह वे मानव निर्मित प्लेटफार्म हैं, वे मानव निर्मित प्लेटफार्म हैं जो निरंतर पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सुदूर संवेदन का काम कर रहे हैं। अपने सुदूर संवेदन के काम में व्हाट इट डू, ये क्या कर रहा है? कौन? कृत्रिम उपग्रह क्या कर रहे हैं? परीक्षण कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। किस पर? धरातलीय स्वरूपों पर नजर बनाए हुए। धरातलीय स्वरूप मींस पर्वत, पठार, मैदान, झीलें एंड सो ऑन। भूमि पर जो संसाधन पाए हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। भूमि पर जो समस्याएं हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। वायुमंडलीय दशाओं पर और समुद्री दशाओं पर नजर बनाए हुए हैं। अभी तक हमने दो ही बातें कही हैं। एक तो इसकी परिभाषा दी है। परिभाषा में हमने कहा है वे मानव निर्मित प्लेटफार्म जो निरंतर पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सुदूर संवेदन का काम कर रहे हैं
वो कहलाते हैं कृत्रिम उपग्रह। ये उपग्रह लगातार धरातलीय स्थल स्वरूपों की, संसाधनों की का, भूमि पर पाए जाने वाली समस्याओं के बारे में, वायुमंडलीय दशाओं के बारे में और महासागरीय दशाओं के बारे में लगातार प्रेक्षण कर रहे हैं। ये थोड़ा सा परिभाषा के बाद और डिटेल से बता दिए क्या कर रहे हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? वास्तव में ये इनको पृथ्वी के गुरुत्व से बचने के लिए काफी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। अब यहाँ देखिए दो चित्र हैं। ये चित्र में पृथ्वी दिखाई गई है, लिखा है अर्थ। यहाँ 3600 से 4000 किलोमीटर ये सैटेलाइट है यहाँ, यानी पृथ्वी से ये 3600 से 36,000 से 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। और ये दिखाया गया है जो राउंड में, इसका पाथ दिखाया गया है। यानी पाथ क्या है? वह रास्ता जिस पर सैटेलाइट परिक्रमा करता है, परिक्रमण पथ कहिए इसको, ये लिखा भी है पाथ या ऑर्बिट कहिए इसको, पाथ ऑन विच सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। वह रास्ता जिसके इर्द गिर्द तो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है, वो पाथ कहलाता है। यानी यहाँ ये बात हो रही है कि जो सैटेलाइट हैं उनको पृथ्वी से काफी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है और ये निरंतर अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। दूसरे फिगर में दिखाया गया है कि कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जिनको 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार इसका ये ऑर्बिट दिखाया गया है। विद्यार्थियों, जो ये कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कितनी स्पीड से वो चलेंगे, किस हाइट पर उनको स्थापित किया जाएगा, और उनका जो परिक्रमण पथ है वो कौन सा होगा, और परिक्रमण काल वो क्या होगा, इन में आपस में सब में बहुत गहरा संबंध होता है। और ये जो संबंध है ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, पहले ही डिसाइड कर लिया गया होता है कि उसकी छोड़ने से पहले ये निर्धारित कर लिया जाता है कि कृत्रिम उपग्रह जो छोड़ा जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, क्या रहेगी, हाइट कितनी रहेगी, उसका पथ ऑर्बिट वो कौन सा रहेगा, और ऑर्बिटल पीरियड क्या हुआ। ऑर्बिटल पीरियड का अर्थ है कि एक चक्कर लगाने में वो उपग्रह कितना समय लेगा। नीचे लिखा भी है ऑर्बिटल पीरियड, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट और वन रिवोल्यूशन। सैटेलाइट द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय ऑर्बिटल पीरियड कहलाता है। इसमें ये बताया गया है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए उपग्रहों को काफी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। कुछ उपग्रह ऐसे हैं जिनको 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। कुछ उपग्रह ऐसे हैं जिनको 36,000 से 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, और इसके बाद ये अपनी कक्षा में निरंतर घूमते रहते हैं। अब किस गति से वो घूमेंगे, उनका वेग क्या होगा, ऊंचाई क्या रहेगी, उसका परिक्रमण पथ कौन सा होगा, ये है परिक्रमण पथ। परिक्रमण पथ कौन सा होगा, उसका परिक्रमण काल क्या होगा। परिक्रमण काल का अर्थ है कि इस पथ पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा। ये सारा का सारा ये इनका आपस में गहरा संबंध होता है। तो ये सारे के सारे मामले, इसकी वेलोसिटी, हाइट, ऑर्बिटल पीरियड और ऑर्बिट, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। ऑलरेडी डिसाइडेड का अर्थ है कि उपग्रह छोड़ने से पहले ही इसको निर्धारित कर लिया जाता है। विद्यार्थियों, आगे है इनके प्रकार कितने हैं। ऊंचाई और परिक्रमण पथ के आधार पर जो कृत्रिम उपग्रह वो दो प्रकार के होते हैं। बेस दिया है ऊंचाई तथा परिक्रमण पथ के आधार पर, यानी कोई भी, जैसा कि मैं कई बार कहता आया हूं कि प्रकार कौन से होंगे, पहले आधार देखना पड़ेगा, आधार होने के बाद ही प्रकार बताएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड ऑर्बिट
इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, भूतुल्यकालिक अथवा भूस्थैतिक अथवा भूस्थिर। तीनों नाम है इसके, तीनों नाम ध्यान रखने हैं, भूतुल्यकालिक, भूस्थैतिक, भूस्थिर। इसमें कोई भी नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा है सूर्य तुल्यकालिक अथवा ध्रुवीय उपग्रह। अब इसमें सबसे पहले हम भूतुल्यकालिक उपग्रह की चर्चा करेंगे। भूतुल्यकालिक उपग्रह क्या है, इसका नाम का विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण लिखा है, इस नाम का विश्लेषण कीजिए, नाम को का डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। भूमि के तुल्य, यानी कोई ना कोई भूमि के साथ इसकी तुलना की गई है, यानी जिसकी परिक्रमण गति भूमि की गति के तुल्य हो अथवा भूमि की गति के समान हो, उसे कहते हैं हम भूतुल्यकालिक उपग्रह। यानी सीधी सी बात है कि जिस गति से पृथ्वी चल रही है, घूम रही है अपनी कक्षा में, उसी गति से ये उपग्रह पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है। भूतुल्यकालिक, मैंने कहा विश्लेषण कीजिए, भूमि के तुल्य, भूमि के समान। इससे हिंट मिलेगा आपको, ऐसे उपग्रह जिनकी परिक्रमण गति भूमि की गति के समान हो, भूमि मीन्स धरती की गति के समान हो, उसे भूतुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। यानी जिस स्पीड से धरती घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, उसी स्पीड से घूम रहे हैं, दोनों की घूमने की स्पीड बराबर है। भूस्थैतिक और भूस्थिर क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि हर समय ये एक जगह स्थिर दिखाई देते हैं। और आप समझ ही गए होंगे कि एक जगह स्थिर क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि ये पृथ्वी की गति से ही घूम रहे हैं, जिस गति से पृथ्वी घूम रही है उसी गति से ये घूम रहे हैं, अतः ये एक जगह स्थिर दिखाई देंगे। इन उपग्रहों को भूमध्य रेखीय कक्षा में या भूमध्य रेखा पर स्थापित किया जाता है। इनकी बात हो रही है, बात हो रही है भूतुल्यकालिक उपग्रहों की। भूतुल्यकालिक उपग्रह अभी बताया था, इनकी गति पृथ्वी की परिक्रमण गति के समान होती है, ये एक जगह स्थिर दिखाई देते हैं, इसलिए इनको भूस्थैतिक या भूस्थिर उपग्रह कहते हैं। और इनको कहाँ स्थापित किया जाता है, भूमध्य रेखीय कक्षा में स्थापित किया जाता है। ये चित्र से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, और ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, और ये लिखा 24 आवर्स, यानी एक चक्र लगाने में, पृथ्वी का एक चक्र लगाने में लगभग 24 घंटे लेते हैं। और इसी प्रकार दूसरा चित्र भी यहाँ दिखाया गया है। दूसरे चित्र में देखिए, ये दिखाया गया है, ये भूमध्य रेखा है, ये अफ्रीका देख रहे हैं आप, अफ्रीका के यहाँ से गुजरती है भूमध्य रेखा। इस प्रकार ये देखिए भूमध्य रेखीय कक्षा में इनको स्थापित किया जाता है। इनकी बात हो रही है भूतुल्यकालिक उपग्रहों की। भूतुल्यकालिक उपग्रह दोबारा फिर सुन लीजिए, भूमि के साथ तुलना की गई है, इनकी गति, चलने की गति, घूमने की गति, परिक्रमण गति पृथ्वी की गति के समान होती है। भूस्थिर, भूस्थैतिक क्यों कहते हैं, क्योंकि हर जगह ये एक समान, एक जगह खड़े दिखाई देते हैं, ये घूमते हुए दिखाई नहीं देते। क्यों, कारण वही है, क्या कारण है, क्योंकि पृथ्वी की गति से ही ये घूम रहे हैं। अब भूतुल्यकालिक उपग्रहों को भूमध्य रेखीय कक्षा में स्थापित किया जाता है, भूमध्य रेखा के ऊपर स्थापित किया जाता है, ये कह लीजिए। और जैसा कि ये दो चित्र दिखा रहे हैं, पहले चित्र में दिखाया गया है कि भाई ये भूमध्य रेखा है यहाँ, और भूमध्य रेखा के साथ साथ ये इसका रिवोल्यूशन दिखाया गया है, ये रेड कलर से तीर का निशान है, रिवोल्यूशन दिखा रहा है। 24 आवर्स, यानी एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लेता है ये। अब पृथ्वी भी लगभग कितना घंटा लेती है, लगभग 24 घंटा लेती है अपने अक्ष पर घूमने में, इतना ही समय ये उपग्रह लेता है। दूसरे चित्र में फिर देखिए, उसी प्रकार का चित्र है यहाँ भी, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब भूतुल्यकालिक उपग्रहों के बारे में कुछ और लिखिए। पहले आपने परिभाषा दे दी, कहाँ स्थापित किया जाता है वो दे दिया। अब इसमें भूतुल्यकालिक उपग्रहों के बारे में कई चीजें लिखनी है जो आपको ध्यान रखनी। अब कई बार विद्यार्थी पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये रट्टा लगाते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले उनकी कुछ विशेषताएं बतानी है, खासियत बतानी है, क्या खासियत है इनकी। उसके बाद को रिमोट सेंसिंग का ये काम क्या कर रहे हैं वो बताना है, उससे जुड़ी हुई कोई समस्याएं हैं तो वो बतानी है, और उसकी लास्ट में बिल्कुल
एग्जैक्ट यूटिलिटी क्या है, यानी जो इस उपग्रह के बारे में लिखेंगे 4 पक्षों पर आप स्ट्रेस करेंगे, उसकी सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सामान्य विशेषताएं क्या है, इसके बाद रिमोट सेंसिंग में वो क्या काम कर रहा है और क्या कुछ उसके साथ समस्याएं जुड़ी हुई हैं, क्या कुछ उसकी यूटिलिटी है। यानी इन 4 पक्षों को लेकर आप चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ पता भी होगा आपको। हाइट इनकी 36,000 से 40,000 किलोमीटर होती है जहां पर स्थापित होती है, यानी भूतल से 36 से 40,000 किलोमीटर पर स्थापित होते हैं। इनका जो परिक्रमण पथ है वृत्ताकार होता है, ऐसे वृत्त के रूप में घूमते हैं। वृत्त पीछे भी इसमें दिखाया गया है, ये पिछले चित्र में ये दिखाया गया है कि सर्कुलर है इनका घूमने का रास्ता। उससे पिछले चित्र में भी यही है कि ये सर्कुलर घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर। यानी हाइट इसकी विशेषताओं में 36,000 से 40,000 किलोमीटर जैसा कि लिखा है। ऑर्बिट बता दिया, ऑर्बिट का अर्थ है परिक्रमण पथ। परिक्रमण पथ, ऑर्बिट परिक्रमण पथ, ये वृत्ताकार है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, यही इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। बताया था कि पृथ्वी के तुल्य, यानी जैसे पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसी प्रकार ये उपग्रह घूम रहे हैं। स्पीड ऑफ मूवमेंट, इसकी चलने की गति क्या है, पहले भी क्लियर हो चुका है, ये पृथ्वी की गति के समान गति करते हैं। वही जो पहले बताई जा चुकी हैं वही विशेषताएं यहां दी गई हैं। टाइम ऑफ 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में कितना समय लेते हैं, पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया पहले पैराग्राफ में, आप बेशक पॉइंट ना बनाएं, मैं तो एक स्लाइड बनाई इसीलिए हाईलाइट करने के लिए लिखा है। यानी पहले पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, इसकी विशेषताएं लिखेंगे, हाइट कितनी है, ऑर्बिट कैसा है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है, स्पीड ऑफ मूवमेंट क्या है, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन क्या है। हाइट 36,000 से 40,000 किलोमीटर, ऑर्बिट वृत्ताकार, जो घूमने की दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर, घूमने की गति स्पीड ऑफ मूवमेंट ये पृथ्वी की गति के समान है, और एक चक्र लगाने में ये 24 घंटे का लगभग समय लेता है उपग्रह। अब रिमोट सेंसिंग में क्या इसकी उपयोगिता है। अब जैसा कि पहले विशेषता में बताया जा चुका है, ये एक जगह स्थिर दिखाई देता है, यानी जिस गति से पृथ्वी घूम रही है उसी गति से ये घूम रहा है। तो इसका अर्थ सीधी सी बात ये है कि आधा पोर्शन ही, जो भाग पृथ्वी का इसके सामने है, यानी आधा भाग पृथ्वी का इसके सदा सामने रहेगा, आधा भाग इससे उछल रहेगा, तो ये आधे पोर्शन को ही सेंस कर सकता है, आधे पोर्शन का ही दूर संवेदन का काम कर सकता है। इसको फिर सुनिए ध्यान से। अभी इसकी विशेषता में क्या बताया था कि ये एक जगह स्थिर खड़ा दिखाई देता है, इसकी गति पृथ्वी की गति के समान। जब पृथ्वी की गति के समान गति करेगा तो सीधी सी बात है आधा पोर्शन ही इसके सामने रहेगा, आधा पोर्शन सदा इससे ओझल रहेगा। जब आधा पोर्शन इसके सामने रहेगा तो सीधा सा अर्थ ये है कि ये आधे पोर्शन में ही दूर संवेदन का काम करेगा। अब जो नॉर्थ साउथ का देखें तो नॉर्थ साउथ में 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये दूर संवेदन का अच्छा काम करेगा। अच्छा काम क्यों करेगा भाई, क्यों? क्योंकि ऊपर पृथ्वी के वक्रता होने के कारण ऊपर का भाग 70 डिग्री नॉर्थ से परे का भाग, 70 डिग्री साउथ से परे का भाग का संवेदन मुश्किल हो जाता है। अब यदि आपको संपूर्ण पृथ्वी का अच्छी तरह से दूर संवेदन करना है तो इसके लिए कम से कम 3 सैटेलाइट उपग्रह चाहिए, 3 सैटेलाइट चाहिए। यानी संपूर्ण पृथ्वी के दूर संवेदन के लिए 3 उपग्रह चाहिए। 3 क्यों चाहिए, 2 क्यों नहीं? क्योंकि जो यदि हम 2 उपग्रह रखते हैं, जो पार्श्व भागों में वक्रता वाला भाग है उसका अच्छी तरह संवेदन नहीं हो सके। जैसे यहां बताया था ना कि 70 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री साउथ तक का ही भाग अच्छी तरह से संवेदित हो सकता है। 70 डिग्री ऊपर से क्यों नहीं?
70 डिग्री से नीचे क्यों नहीं? क्योंकि पृथ्वी वक्र हो गई है, वक्रता आ गई है, गोलाई आ गई है। तो इसी प्रकार यदि आप देशांतर रेखाओं के संदर्भ में देखें तो पार्श्व भागों वाली जो देशांतर रेखाएं हैं, पार्श्व भाग हैं जो, उनका जो संवेदन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो संपूर्ण पृथ्वी का संवेदन करने के लिए कम से कम 3 उपग्रह चाहिए। दूर संवेदन के बारे में क्या बताया? ये बताया कि एक उपग्रह लगभग आधी पृथ्वी का ही संवेदन कर सकता है। कारण भी बताइए क्यों? क्योंकि आधा भाग ही सामने रहता है उपग्रह के, आधा भाग पृथ्वी से उपग्रह से ओझल रहता है। दूसरे, अगर बहुत बेटर एरिया कौन सा जिसका संवेदन करेगा, तो ये नॉर्थ 70 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री साउथ। इसी प्रकार जो पार्श्व भाग हैं, ये तो नॉर्थ साउथ की चर्चा है। इसी प्रकार ईस्ट वेस्ट की अगर हम चर्चा करेंगे, ईस्ट वेस्ट में जो ये पार्श्व भाग है, मान लीजिए ये ईस्ट वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, जहां पर रिफ्लेक्शन हो रही है, तो ये वाले भाग हैं, जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, इसका संवेदन का काम अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा। तो कम से कम अगर पृथ्वी को अच्छी तरह से संवेदित करना है, दूर संवेदन का काम अच्छी तरह करना है, 3 सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। इसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी जुड़ी हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ऊंचाई पर होते हैं। ऊंचाई पर होने के कारण, ड्यू टू हाइट प्रॉब्लम, ऊंचाई पर होने के कारण विभेदन की क्षमता है वो काफी कम हो जाती है, रिजोल्यूशन काफी कम रह जाता है। तो इसलिए दूर संवेदन के काम में दिक्कत आती है। फिर भी इस समस्या के बावजूद भी इसकी उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता ये है कि ये जो वायुमंडलीय दशाएं हैं या जो हमारे समुद्री दशाएं हैं, उनको संवेदन करने में बहुत ही काम आता है। इसमें जैसा कि मैंने बताया, दोबारा फिर मैं बता दूं, सबसे पहले इस उपग्रह की परिभाषा बताएं। उपग्रह की परिभाषा में ये बताया कि भूमि के तुल्य, यानी इसकी गति घूमने की पृथ्वी की गति के समान होती है। इसे भूस्थिर या भूस्थैतिक इसलिए कहते हैं कि ये सदा एक जगह खड़ा हुआ हमें दिखाई देता है और इसको भूमध्य रेखीय कक्षा में स्थापित किया जाता है। ये भूमध्य रेखीय कक्षा दिखाई गई है। कितनी ऊंचाई पर? 36,000 से 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसके बाद मैंने बताया था कि इसमें 4 पैराग्राफ लिखिए। पहले पैराग्राफ में विशेषताएं लिखिए, अगले में रिमोट सेंसिंग के बारे में लिखिए, अगले में समस्याओं के बारे में लिखिए, और उससे अगले में लिखिए समस्या होने के बावजूद भी इसकी उपयोगिता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हाइट 36,000 से 40,000 किलोमीटर, इसका जो परिक्रमण पथ है सर्कुलर, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पश्चिम से पूर्व की ओर, और घूमने की गति या स्पीड पृथ्वी के बराबर। एक चक्कर लगाने में लिया गया समय 24 घंटे है। रिमोट सेंसिंग के बारे में, एक बार में आधा पोर्शन ही एक उपग्रह आधा पोर्शन ही संवेदित कर सकता है। बेटर सेंस्ड एरिया नॉर्थ साउथ के रिस्पेक्ट में देखें, 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री 70 डिग्री साउथ से 70 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री साउथ। और बेटर सेंसेशन के लिए, बेटर संवेदन के लिए कम से कम 3 उपग्रह चाहिए। प्रॉब्लम क्या जुड़ी हैं? बहुत ऊंचाई पर है, बहुत ऊंचाई पर होने के कारण विभेदन क्षमता या रिजोल्यूशन प्रॉब्लम है, वो हो जाती है, स्पष्टता नहीं आती। फिर भी इसकी यूटिलिटी किसमें है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन की स्टडी करने में, वायुमंडलीय दशाओं और महासागरीय दशाओं की स्टडी करने में ये काम आता है। मुख्य प्रणालियां जो इसकी हैं, कौन कौन से देश काम कर रहे हैं मुख्य रूप से? मुख्य प्रणालियां हैं GOES, ये यूएसए का है, GOESW ये भी यूएसए का है, GOMS ये रशिया की प्रणाली है। प्रणाली का मतलब है कि केवल एक उपग्रह नहीं काम कर रहा है यहाँ, इस प्रणाली के, इस सिस्टम के, इस सीरीज के और उपग्रह भी यहाँ काम कर रहे हैं। GOMS ये रशिया का की प्रणाली है, GMS जापान की, मीटियोसेट METEOSAT यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी की है, इनसेट ये इंडिया की प्रणाली है,
इनसेट का अर्थ ये नहीं है कि केवल इंडिया ने एक ही छोड़ा है, इंडिया ने कई छोड़े हैं, यानी ये क्रम है, ये सिस्टम है, प्रणाली कह लीजिए इसको। दूसरे जो उपग्रह हैं आपके, दूसरा जो प्रकार है उसको कहा था सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह। सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह यानी इसकी सूर्य से तुलना की गई है, सूर्य से तुलना की गई है। इसका दूसरा नाम है ध्रुवीय उपग्रह। इसका जो मार्ग है सूर्य की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है, यानी जब ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है, इसी प्रकार ये पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है। सूर्य तुल्यकालिक इसीलिए कहा गया इसको, यानी इसका जो घूमने का पथ है, जैसे सूर्य का पूर्व से पश्चिम की ओर है, सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है, इसी प्रकार ये उपग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं। इसे ध्रुवीय उपग्रह क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्र से गुजरता है। अब इसमें दो चित्र अभी मैं दिखाता हूं। अब पहले और इन चित्रों में देखिए अंतर क्या है, समझिए। अब ये है, ये दिखाया गया है यहाँ। पहले कैसे थे? ऐसे घूम रहे थे, ऐसे 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 चक्र था, आपने देखे होंगे। अब ये है, ऐसे है, यानी पोल से होकर गुजर रहे हैं, इसीलिए तो ध्रुवीय कहा गया है, ध्रुवीय कहा गया है। इसी प्रकार दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, ये भी ध्रुवीय उपग्रह का चित्र है। इसमें भी ये पोल से होकर गुजर रहे हैं, पोलर क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। ये जो इसका ऑर्बिट यहाँ दिखाया गया है, ये है ऑर्बिट इसका, ऑर्बिट यानी जिस पथ पर ये परिक्रमण कर रहे हैं। ये यहाँ ध्रुव देखिए, यानी ध्रुवीय उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र से गुजरते हैं, और इनका दूसरा नाम है सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह। सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि ये सूर्य की भांति गति करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी विशेषताओं के बारे में लिखिए। विशेषताएं क्या है? अब उनकी हाइट कितनी थी? पहले उपग्रहों की, पहला मीन्स भूतुल्यकालिक की हाइट कितनी थी? 36,000 से 40,000 किलोमीटर। इनकी कितनी है? लिखा है 600 से 900 किलोमीटर, यानी ये कम ऊंचाई पर स्थापित किए गए होते हैं। ऑर्बिट क्या है? परिक्रमण का जो रास्ता है कैसा है? इनका भी वृत्ताकार है। इसकी भी स्पीड, कितनी स्पीड से घूमेगा, ये पहले से निर्धारित कर दी गई होती है, और इसमें इसको इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि हर बार एक ही स्थानीय समय से भूमध्य रेखा पर गुजरता है। ये जब भी भूमध्य रेखा से गुजरेगा, स्थानीय समय वही होगा जब वो पहली बार गुजरा था, हर बार एक ही स्थानीय समय होगा। अभी इसमें बताया गया, विशेषताएं बताई गई। भूतुल्यकालिक के बाद जो दूसरा था, इसमें ध्रुवीय कहिए या सूर्य तुल्यकालिक कहिए, जैसा कि मैंने बताया सूर्य तुल्यकालिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूर्य की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए आगे बढ़ते हैं। पोलर क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों से गुजर रहे हैं। इनकी आगे विशेषताएं बताई गई। हाइट 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होते हैं। ऑर्बिट कौन सा रहता है इनका? वृत्ताकार होता है ऑर्बिट। इसकी जो स्पीड है पूर्व निर्धारित होती है, और ये हर बार एक ही स्थानीय समय पर धरती से गुजरते हैं। अब इस उपग्रह को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है लैंडसैट 3 का। ये इंडियन सैटेलाइट है, लैंडसैट 3 का एग्जाम्पल लिया है। लैंडसैट 3 में जो काफी सारी विशेषताएं बताई गई हैं, सारी की सारी विशेषताएं ध्रुवीय उपग्रहों में होती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि एग्जैक्टली यही विशेषताएं होती हैं, विशेषताओं में अंतर हो सकता है। केवल ये बताने के लिए कि ये किस प्रकार की होती है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, एक उपग्रह का एग्जाम्पल लिया है। भार इसका 815 किलोमीटर है। पुनः बता दूं, एक स्पेसिफिक उपग्रह का एग्जाम्पल लिया गया है। ऐसा नहीं है कि सबका भार 815 किलोग्राम होगा, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। पृथ्वी से ऊंचाई इसकी 900 किलोमीटर है, और जैसा कि बताया कि जरूरी नहीं कि सबकी 900 किलोमीटर हो, कम ज्यादा हो सकती है।
कक्षा वृत्ताकार होती है, वृत्ताकार है इसकी, और ध्रुवों के समीप से होकर गुजरता है। और कई ऐसे भी होंगे जो ध्रुवों के ऊपर से होकर गुजरेंगे, परंतु ये ध्रुवों के समीप से होकर गुजरता है। भूमध्य रेखा के बीच का कोण 98.2 का डिग्री का है, और जैसा कि मैंने बताया कि इसका 98.2 डिग्री का है, औरों का डिफरेंट हो सकता है। ये एग्जांपल केवल इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालने के लिए है कि इससे संबंधित इसी प्रकार की विशेषता मिलेगी। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय 103 मिनट, 24 घंटे में 14 चक्कर लगा लेता है पृथ्वी के। 24 घंटे में परिक्रमणों की संख्या। भूमध्य रेखा पार करने का स्थानीय समय, इस उपग्रह की बात हो रही है, केवल सभी के बारे में ना सोचें। ये हर समय जब भी भूमध्य रेखा को पार करता है वहां पर 9:42 हुए होते हैं। स्थानीय समय की बात हो रही है। संपूर्ण पृथ्वी का संवेदन करने में 18 दिन लग जाते हैं, और इसकी जो स्वात है 185 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। स्वात क्या होता है? वो पट्टी जिसका एक बार में, एक चक्कर में, एक बार उड़ान भरने में या एक बार घूमने में जितने चौड़ी पट्टी का संवेदन कर देता है उपग्रह, वो स्वात होता है। स्वात दूसरे शब्दों में कह लीजिए, एक रिवॉल्यूशन में कितनी चौड़ी पट्टी का संवेदन करेगा, वो स्वात कहलाएगी। एक दिन में ये 14 पट्टियों का संवेदन कर सकता है। दो उत्तरोत्तर पट्टियों के बीच की दूरी, पहली पट्टी और दूसरी पट्टी के बीच की दूरी जो रहती है 2760 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर, और 40 डिग्री अक्षांश पर 2100 किलोमीटर है। पट्टियों में जो ओवरलैपिंग होती है, अति व्यापन होता है, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं जब पट्टियां। भूमध्य रेखा पर 14% भाग ओवरलैप होता है, और 81 डिग्री अक्षांश पर 85% भाग का ओवरलैपिंग होती है। संवेदन से छूटा भाग 80 से 90 डिग्री का जो भाग है वो संवेदन से छूटा होता है। इस क्रम में भी काफी उपग्रह हैं। कई उपग्रह लैंडसेट क्रम है, स्पोर्ट, IRS, नोआ, सीसेट, इरोस, HCMS, स्काईलैब। इस क्रम में भी काफी उपग्रह, काफी देश ये काम कर रहे हैं। तो ये था आपका टॉपिक, उपग्रह क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, और संवेदन में इनकी क्या कुछ भूमिका है कि नहीं है। अब जो लास्ट में उपग्रह अभी बताया था, जिसको हमने ध्रुवीय उपग्रह बताया था, उसकी भी कुछ यूटिलिटी है। उसकी यूटिलिटी देखिए। उसकी यूटिलिटी सबसे पहले तो है कि ये जो उपग्रह है ज्यादा साफ तस्वीर देता, ज्यादा साफ इमेजेस देता है भूतुल्यकालिक उपग्रह की तुलना में। क्यों? क्योंकि भूतुल्यकालिक उपग्रह काफी ऊंचाई पर होते हैं और ये इतनी ऊंचाई पर नहीं होते। फिर भी यूटिलिटी क्या है इसकी? सूर्यतुल्यकालिक उपग्रहों की संसाधनों की खोज में बहुत हेल्प करता है ये। भौतिक तत्वों के मानचित्रण में, सांस्कृतिक तत्वों के मानचित्रण में, भू समस्याओं का मानचित्रण में, और दूर संचार व्यवस्था में ये उपग्रह काफी उपयोगी है। इसमें जो चर्चा का विषय था, उपग्रह क्या हैं, उपग्रह के प्रकार कितने हैं, उनकी यूटिलिटी क्या है, आप इस व्याख्यान को बार बार में देखें, बार बार में सुने, आपको क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था, बेशक आप ये मामले पैराग्राफ में लिखें, जैसा कि मैंने कई जगह डिवाइड किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, ये केवल स्लाइड बनाने के लिए लिखी हैं, ये इस दृष्टि से नहीं की गई है कि स्टूडेंट्स भी एज इट इज उनको लिखें। जैसा कि अभी मैंने ये इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, पैराग्राफ एक इसका दे सकते हैं, अबाउट रिमोट सेंसिंग इसका एक पैराग्राफ, प्रॉब्लम इसका एक पैराग्राफ, यूटिलिटी इसका एक पैराग्राफ दे सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स को फिर मैं कहूँगा कि बार बार में पढ़ें, बार बार में इन व्याख्यान को देखें। और लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में कोई भी विद्यार्थी कंपार्टमेंट उनसे कम ना ले।